वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीवियस जीके चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एमपी पटवारी के प्रीवियस ऑफिशियल पेपर। दोस्तों हमें प्रीवियस पेपर या प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और कितने इजी पूछे जाते हैं और कितने टफ लेवल तक आते हैं क्वेश्चन। इसलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आप वही स्टूडेंट होंगे जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे और एमपी पटवारी के लिए तैयारी कर रहे होंगे और एमपी जेल प्रहरी के लिए तैयारी कर रहे होंगे और वही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसलिए इन तीनों एग्ज़ाम्स के पेपर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है। और ये तीनों एग्ज़ाम एमपी की ही होती है, इसलिए एमपी जीके ही पूछे जाता है अधिकतर। इसलिए एमपी के लिए बहुत ही ज़रूरी है पढ़ने के लिए ये तीनों एग्ज़ाम के पेपर, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना आपके दोस्तों तक पहुंचाइए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और लाता रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसमें मैथ्स को भी ऐड किए हैं जीके के साथ, ठीक है। अगला पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप बोरिंग मत समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये अभी कंप्यूटर का भाग है, इसके बाद जीके का आ जाएगा, फिर क्वेश्चन बीच बीच में आ जाएंगे मैथ्स के भी और जीके के भी, ठीक है। पढ़ लेते हैं इनको पहले। आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप 3 टाइप करें, ठीक है। इससे ये प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? कौन सी? ये पैराग्राफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया कहलाती है यह राइटिंग, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या बताऊँ, ये क्वेश्चन ही कंप्यूटर के हैं। मैं जीके क्या आएगा क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। पहला, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 12 होती है। अगला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड ये देख लिया। MAC एड्रेस बिट के बराबर होते, कितने बिट्स के बराबर होते? ये 48 बिट्स के बराबर होते, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कुकीज़ को ट्रांजिएंट एंड कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है, कौन? ये सेशन को जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। वही क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। कंप्यूटर्स की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों बिट्स को लंबा शामिल होता है कहलाता है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज में ही चलता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण की क्या है? यह एक चार्ट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं फटाफट। MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न होता है, ये डॉक्स, DOCX डॉक्स। अगला देख लेते हैं। कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? यह 2 की पावर 30 नहीं छोरी 2 की पावर 30 बाइट के बराबर, मतलब 1 गीगाबाइट ये 1024 MB, ठीक है। इनके बराबर ये होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सेल में QTR1 QTR2 QTR3 निम्न का उदाहरण है, किसका है? ये एक सीरीज का है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट्स में से किसी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? Ctrl+X को दबाने से
ये भाग कट हो जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ASCII मतलब ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है, 128। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वर्क डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में कौन निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में पर क्लिक और सेलेक्ट करना होगा। ये सेव एज 2007 में ये मतलब हमें फाइल का नाम दिया जाता है। 2007 में विंडोज़ कितनी फाइल है, 7 है या 10 है, जितनी भी हमें दिखा जाती है। 2007 में ये फाइल जितनी भी होती है विंडोज़ की वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर एलिजन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होगा। ये Ctrl+E के लिए। अगला देख लेते हैं। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल में चली जाती है रिसाइकल बिन में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं। जब हम किसी फाइल को ये देख लिया, अगला देख लेते हैं कौन सा है। ये स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल है। कौन सा है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मनुष्य में उपस्थित रक्तचाप की सामान्य श्रेणी क्या है। 120 से 80 से मिमी होता है। ये सही बता रहा है। ठीक है, 20 में ये क्रॉस है। अगला देख लेते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये विनोबा भावे ने किया था। कब किया था ये किया था 1951 में किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। गोदावरी नदी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कार्यात्मक भारत में ग्रामीण रोजगार का कार्यक्रम का प्रमुख है। मनरेगा। ये 100 दिनों तक चलता है। ये जॉब कार्ड में मनरेगा ये दिया जाता है 100 दिन में। महात्मा गांधी ने शुरू किया था मनरेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब। 8 अक्टूबर 1932 को यह मनाया गया था सबसे पहले। और कहाँ पर ये दिल्ली के गाजियाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गाजियाबाद यह इसका IAF के प्रमुख और 3 सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकार भी मौजूद होते हैं। और यहाँ पर ये कितने वर्ष हो गए इनको मनाते वायुसेना दिवस। यह 88 वर्ष हो गया है इनको मनाते। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। यह दिल्ली के पास गाजियाबाद में मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अगला देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51। ये 51 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जिनमें से 10 को 42वें 11 मौलिक कर्तव्य थे, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया। ठीक है,
और यहाँ पर 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया। 2002 में इसको शामिल किया गया था 86वें संशोधन में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं इतना कंटेंट दे दूंगा, एग्ज़ाम आएगी जब एग्ज़ाम होगी तब, कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे वैसे ही आंसर दोगे और एग्ज़ाम निकाल लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीड क्रिकेट रेटिंग CCR अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार जीता था? रविचंद्रन अश्विन ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ये भारतीय विदेश सेवा शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है? ये 9 है। कौन कौन से? ये यूपी है और MP है और छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ भी है शामिल। और कौन कौन है फिर? छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा भी है। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। इतने राज्य तट रेखा पर स्थित है। और कर्क रेखा पर कौन कौन है? कर्क रेखा पर ये 8 राज्य है। छत्तीसगढ़ भी आता है इसके अंदर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल कर्क रेखा पर स्थित है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल। और फिर पश्चिम बंगाल के अंदर फिर ये राजस्थान के बाद गुजरात, सॉरी दोस्तों, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के बाद मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा और इसके बाद झारखंड। ये इतने राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। और तट रेखा पर ये मैंने बता दिए, मैं अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यह दादा साहब फाल्के को। और इसका दादा साहब फाल्के का असली नाम क्या था? ये भी देख लेते हैं। ये धुंधीराज गोविंद फाल्के। धुंधीराज गोविंद फाल्के ये इसका असली नाम है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? यह महाराष्ट्र के नासिक में। इसका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। नासिक में हुआ। और नासिक में कब हुआ? ये कहाँ पर? ये त्रयंबकेश्वर 30 अप्रैल 1870 को। ये त्रयंबकेश्वर 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। और इसके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है दाजी शास्त्री फाल्के। दाजी शास्त्री फाल्के। दोस्तों आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर लिखते नहीं बन रहा है।
इसके लिए सॉरी। और ये संस्कृत के विद्वान मतलब इसके ज्ञानी थे संस्कृत के, इसके पिताजी दाजी शास्त्री फाल्के। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही देर हो गई यहाँ पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला किन भाइयों के जोड़ी से है? राम लक्ष्मण के लिए है, और इन्हें राम ने इस किले का निर्माण करवाया था। और किस लिए करवाया था? यह लंका पर नज़र रखने के लिए, लंका पर नज़र रखने के लिए राम ने किला बनवाया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उस राजा का नाम बताइए जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। यह मुगीसुद्दीन शाह था। अगला देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? यह झांसी है। अगला देख लेते हैं। पिस्नहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? यह जैन से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। बेजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ पर है? यह चंदेरी में है। चंदेरी कहाँ? यह संदेरी ये गुजरात। संदेरी कहाँ पर पाया जाता है? यह गुजरात के चांपानेर में, के चांपानेर में संदेरी स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो अभी देख लिया। भोपाल में ललित कला के राष्ट्रीय स्तर की संस्था, ये रहा नीचे, भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था पर स्थित है। कहाँ पर है ये भारत भवन में स्थित है। और यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, यह यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है? ये भारत भवन, यह श्यामला पहाड़ियाँ में श्यामला पहाड़ियाँ में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी डिज़ाइन किसने किया था इस भारत भवन को? और स्थापना हुई थी 1982 में। और श्यामला पहाड़ियाँ में यह स्थित है। और इसका डिज़ाइन किसने किया था इस भवन का? यह नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम पूछा जा सकता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। चार्ल्स कोरिया ने डिज़ाइन किया था, चार्ल्स ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गीतांजलि द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह है। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और यह बंगाली भाषा में सबसे पहले इन्होंने लिख दिया था, बंगाली भाषा में। और कब लिख दिया था? ये 1912 में इन्होंने खुद ही बंगाली भाषा में लिख दिया था। ठीक है, और इन्होंने इन कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। इन कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गीतांजलि द्वारा लिखा गया था ये 1912 में, और कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ठीक है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। वंदे मातरम गाने की अवधि है 52 सेकंड, और राष्ट्रगान को गाने की अवधि ये भी बता रहा है 52 सेकंड। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट है, मुझे कंफ्यूज लग रहा है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा आपको अगर आता है तो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अब बहुत ही मज़ा आएगा। 1089 का वर्गमूल क्या है? यहाँ पर 33 बता रहा है। कैसे निकालते हैं? यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिए, लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में 9 आ रहा है, तो 3
3 का वर्ग 3 निकालेंगे, 3 3 9, ये आंसर हो सकता है। 37 37 49, तो यहाँ पर लास्ट में 9 आ रहा है। यहाँ 37 में भी 37 37 49 लास्ट में 9 आ रहा है, इसलिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब तो यहाँ पर टिक नहीं रहेगा या ग्रीन कलर में, ठीक है। तो हमको कैसे पता करना है, हमें ये पता करना है कि लास्ट में 9 किन किन संख्या से आ रहा है। इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। तो अपन यहाँ पर ओनली जैसे कि आंसर पहले से दिखा रहा है तो हम ऐसे इनको गुणा करके देख लेते हैं। अगर किसी को फास्ट नहीं आता तो ऐसे गुणा करके देख लेंगे। 3 3 9, लास्ट में 9 आ गया, 3 3 9, ये फिर आ गया, फिर 3 3 9, ये फिर 3 3 9, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, 9 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, इतनी संख्या थी। तो 9 का 9 ये आ गया, 9 9 18 की 8 ये आ गई और एक असील, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि 9 लास्ट में 9 है तो 9 किस संख्या से आ रहा है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। औसत निकालें, ये कितनी संख्या, इसको जोड़कर लिख, उनसे 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे। तो जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं 28 68 8 8 16 की से असील 1 1 2 8 1 9 9 और 32 8 8 9 12 की 12, तो 128 128 में 37 जोड़ेंगे। दोस्तों मेरी कैलकुलेशन बहुत ही ख़राब है क्योंकि मुझे इतना फास्ट नहीं आता है, मैं यही ऐसे ही जोड़ता हूँ। तो 8 से 14 की 4 असील 1 5 5 से 167 हो गया और 21 लास्ट में ऐड करना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 185 को अब कितनी संख्या से भाग देंगे, तो 1 2 3 4 5, हमें यही ध्यान में रखना है कि औसत निकाले तो जितनी भी संख्या है उनको जो जोड़कर अभी देखा ऐसे जोड़कर और 1 2 3 4 5 संख्या से डिवाइड कर देने का। तो 5 3 15 और यहाँ पर 3 शेष रह गए 18 में से, तो 5 7 35 आ गया आंसर, 37 आ गया। हमें यह ध्यान में रखना है कि उनको औसत निकाले तो इनकी जितनी भी संख्या है उसको जोड़कर और कितनी संख्या 5 से भाग देने का, जोड़कर 5 से जितनी भी संख्या है उसके भाग देने का। ये मत समझ लीजिएगा कि भैया ने 5 से भाग देने का बोला था तो 5 से भाग दे दिया, ऐसा नहीं। हमें ये ध्यान में रखना है कि उसको जोड़ तो दिए पर कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से भाग देंगे। अगर 6 रहेगी तो 6 से और 7 रहेगी तो 7 संख्या से भाग देंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। राम की आयु उसके बेटे शेरन की आयु की 12 गुनी है, तो यदि शेरन की उम्र 3 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी। ये क्या बोल रहा है कि जब राम की आयु 12 वर्ष थी तो उसके पुत्र की क्या थी, तो हम पुत्र को हम क्या बोलते हैं, सन। तो उम्र कितनी थी, राम की आयु 12 वर्ष थी तो उसके सन की आयु कितनी होगी, 1 होगी, मतलब 12 गुनी है। तो 1 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 गुनी है उसके पुत्र की, यह सन है। राम का सन कौन है, ये 1। तो अब क्या बोल रहा है, शेरन की उम्र 3 वर्ष है तो राम की उम्र कितनी है। जब इसकी उम्र 1 थी तो उसके बाद 2 हुई, फिर उसके बाद 3 हुई, तो ये 3 गुना हो गई। तो इसकी भी तो बढ़ेगी, जब इस सन की बढ़ गई इसकी तो इसकी भी बढ़ेगी। तो 12 दूनी 24, 3 मतलब 3 इसकी आयु हुई तो इसकी भी 3 होगी, 3 गुना। तो 12 दूनी 24, 12 37, ठीक है। समझ लीजिए आंसर आ गया 37। कैसे, दोबारा से समझ लीजिए। राम और उसका पुत्र, जब राम 12 गुना है तो उसका पुत्र 1 गुना होगा, क्योंकि इसका 1 का भी ये 12 गुना होना चाहिए ना, 12 एकम 12 तो 12 गुना है। और इसके बाद क्या बोलो, यदि शेरन की उम्र 30 वर्ष है तो राम की उम्र कितनी होगी,
तो यहाँ पर तो 1 है, उसके बाद कितनी बढ़ेगी, 3 बढ़ जाएगी। तो 3 एकम 3, मतलब आप नहीं समझोगे ऐसे, राम 12 गुना है और ये 1 गुना है। उसके बाद एक, उसके पुत्र की आयु कितनी, 1 वर्ष है, और 1 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु 3 वर्ष हो जाती है। तो 3 वर्ष इसकी खुद की 3 गुना हो गई, 3 एकम 3, तो इसकी भी तो 3 गुना बढ़ेगी ना। तो 12 × 36 है ना, समझ लीजिएगा आप, और आंसर आ गया 36। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि 12 गाय कितने दिनों में, या कहाँ कट गया, क्या कट गया है, मैं आपको बता देता हूँ। 12 गाय 15 दिनों में 755 किलोग्राम घास खाती है। नहीं, 12 गाय 10 दिन में, ये बोल रहा है यहाँ पर, ये रहा, ऐसे देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। 12 काउस ईट 756 ग्राम से 7 दिनों में कितने ग्राम ये खा जाती है। मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब यहाँ पर हिंदी में पढ़कर मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है। यदि 12 गाय 10 दिन में 755 किलोग्राम घास खाती है, तो 10 दिनों में 15 गाय द्वारा कितना घास खाया जाएगा। मतलब यदि 12 गाय 10 दिन में 56 किलोग्राम खा जाते, तो 10 दिन में 15 गाय कितना खा जाएगी। तो ये 12 गाय 10 दिन में 756 किलोग्राम खा जाती है। तो 10 गाय 15 दिनों में 10 दिनों में 15 गाय कितना खाएगी, ये बोला, 10 गाय 10 दिनों में 15 गाय कितना सारा खा जाएगी। तो ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। मुझे यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कट गया है, इसलिए यहाँ पर 18 हो गए शायद, 18 मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। इनको निकालने का एक सूत्र है, M1 D1 और नीचे कार्य किया, मतलब कितना खाया, तो M1 W1, उसके बाद M2 D2 और W2। तो यहाँ पर 12 गाय 10 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती है, तो 10 दिनों में, ये 10 है, तो 15 गाय कितने दिनों में कितना खाएगी। तो 12 छंग 72, डायरेक्ट काट लेते, 12 छंग 72, तो यहाँ पर कितना रह गया, 3 शेष रह गया, और 12 × 36, यहाँ पर 9 था, नहीं 7 था, 7 यहाँ पर आप याद आ गया, 7 था। देख लेते हैं, 12 × 7 बटा 756, 10 गाय 10 दिनों में 15 गाय कितना घास खाएगी, तो ये देख लेते हैं। तो 12 छंग 72, और ये शेष रह गया था 3, तो 12 × 36 कट गया। अब यहाँ से 7 × 9 63 कट गया, मतलब 12 63 बार 756, 12 में ये 756 कितनी बार में कट गया, 63 बार में, और 7 × 9 63, ये भी कट गया। अब 9 और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 × 15 × 9, तो 15 9 में 135, और लास्ट में ये 0 कितना खा गए, 1350 किलोग्राम। आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझ लीजिए। 12 गाय 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खाती है, तो 10 दिनों में 15 गाय कितना घास खाएगी, ये हमें पूछ रहा है, ये हमें निकालना है। यहाँ पर कोई नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। तो हमें 12 छंग 72, तो ये 75 है, और 72
कट गया तो यहाँ पर शेष रह गया 3, तो 12 36 और 7 नम 63, 9 और 15 135 और इसको गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ये 0 लास्ट में लगा देने का। तो 1350 किलोग्राम आंसर आ गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर भी कटा हुआ है, यही क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। अभी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद अभी की आयु कितनी होगी। ये क्या बोल रहा है कि अभी की आयु उसके पुत्र की आयु का, मतलब यहाँ पर सन, पुत्र को हम सन से दर्शाते, तो अभी की आयु, इसकी आयु और इसकी आयु, इन दोनों की आयु मिलकर 50 हो रहा है, 50 वर्ष। योगफल इनको जोड़कर 50 वर्ष हो रहा है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, अभी और उसका सन पुत्र, इसकी आयु 50 वर्ष हो रही है, उनका योगफल किया तो उसके बाद 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले अभी की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, इसकी मतलब उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो 7 एकम 7 7 गुना हो रहा है। तो हम अब क्या देखते हैं, 7 गुनी हो रही है, मतलब फिर से पढ़ लेते हैं। अभी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 50 है, अभी की और उसके पुत्र की आयु 50 वर्ष है, योगफल इसका इन दोनों को मिलाया तो 50 वर्ष हो रहा है। तो 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले, अभी वर्तमान आयु है उससे 5 वर्ष पहले, मतलब आज से, अगर आज 2020 है तो इसके 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 2015 आएगा ना। तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी। तो अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद उसकी अभी की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 5 5 10, तो ये 5 वर्ष, ये 50 वर्ष वर्तमान की है और ये 5 वर्ष पहले की है। ये 7:1, मतलब 7:1, ये 5 वर्ष पहले की है, इन दोनों की, 1 की और 7 की, 5 वर्ष पहले की है। तो 7 में 5 और 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, तो हम इसे ये नहीं देखेंगे और डायरेक्ट घटा लेते हैं। ये वर्तमान की है 50 वर्ष, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये 50 वर्ष वर्तमान की है और 5 वर्ष पहले 7 गुनी है, तो हम इसको भी वर्तमान में ले आते हैं। तो यहाँ पर 10 ऐसे करते हैं, 10 50 में से घटा लेते हैं तो 40। अब ये भी 5 वर्ष पहले चला गया और ये भी 5 वर्ष पहले का ही है, ये दोनों 5 वर्ष पहले है और ये 40 5 वर्ष पहले है। तो अब इनको मिलाते हैं, कितना होगा 8। तो 8 को हम यहाँ से काट लेते हैं, या तो फिर वैसे ही रहने दीजिए, नहीं काटे तो भी चलेगा, क्योंकि हम पहले चले गए 5 वर्ष पहले और ये भी 5 वर्ष पहले चला गया, तो 40 आ गया आंसर, मतलब 40 आ गया। ये भी 5 वर्ष पहले का है और ये 7 गुना ये भी 5 वर्ष पहले का है। अब क्या बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 40 में 5 जोड़ लेते हैं तो 45 हो गया ना, आंसर आ गया ना। आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे जोड़ लिया और कैसे काट लिया, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। अभी और उसके पुत्र की आयु 50 वर्ष है, अभी वर्तमान में 2020 अभी चल रहा है, जैसे कि अपन मान लेते हैं 2020 में उन दोनों का योगफल कितना हुआ, उसके पिताजी और उसके बेटे की आयु दोनों को मिलाए तो 50 वर्ष हो रहा है वर्तमान में, अभी 2020 में समझ लो। और अगर 5 वर्ष हम पहले चले जाते हैं, तो 5 वर्ष पहले चले जाते तो 2015 आ जाता है, तब ये 7 गुना था उसके पुत्र का। तो हम क्या करते हैं, ये पहले की है और ये अभी वर्तमान की है, तो इसको हम, इस 50 को भी हम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 इसका भी और 5 इसका भी 10, तो 10 ये 50 में से घटा लेते तो 40 यहाँ तक सोल्व हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद अभी की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष फिर उसके बाद, तो 40 में फिर 5 जोड़ देंगे तो 45 आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा।
और ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? यह सरबती ये सबसे अच्छा गेहूं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? मालवा क्षेत्र करता है। उज्जैन और इंदौर ये दोनों मालवा क्षेत्र आ रहे हैं और इधर बहुत ही ज़्यादा सोयाबीन में उत्पादन करते हैं। जैसे कि एमपी अपने सोयाबीन में उत्पादन करने में प्रथम है, सबसे पहले। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये कर्नाटक है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम नहीं है, सॉरी, यहाँ पर केरल की। तो इसकी कर्नाटक की राजधानी क्या होगी? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और केरल की तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरल की है। और कर्नाटक की बेंगलुरु है। और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद और अमरावती, ये दोनों राजधानी। और तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, ये भी करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, चेन्नई सुपर किंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से संबंधित है? ये ग्रामीण युवाओं के लिए है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत को संगठित किया जाता है? अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था शामिल किया गया है, अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, और भाग यह 4 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के संगठन के लिए प्राविधान भारत के संविधान में शामिल है। राज्य नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और यह 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? यह राज्यों से संबंधित है। किन किन राज्यों से संबंधित है? यह मिजोरम, ये पहला असम, मिजोरम, त्रिपुरा और इसके बाद ये इतने ही राज्य, शायद तीनों राज्य, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जनजातियों के लिए पाया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत ये राज्यों से संबंधित है। और अनुच्छेद 275 ये भाग ये 1 में है, और ये 2 में है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में है ये, और ये 6ठी अनुसूची राज्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। ये कब की है? 28 जुलाई। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही वीडियो लंबा हो गया फिर भी बने रहिए। 2000 ये क्वेश्चन आंसर ये 28 जुलाई 2000 इतने था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी अधिनियमित किया गया था ये 1942 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। पंचायती राज संस्थानों से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित नहीं थी? ये न्यायमूर्ति अहमद समिति। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के बाद पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह राजस्थान है। और अनुच्छेद 40 के तहत है और भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में और अनुच्छेद 40 के तहत यह राजस्थान में, कहाँ पर? यह राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। और कब की गई थी? यह की गई थी, 1 मिनट, 2 अक्टूबर, मुझे याद नहीं आता है इसलिए रुकना पड़ता है, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, 1959 में ये लागू की गई थी राजस्थान में नागौर जिले में
और गांव कौन सा है? बगदरी। बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कब की गई थी? अनुच्छेद 40 के तहत भाग 4 में। आपको ये भी देखने को मिलता है अनुच्छेद 243 में, आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन अनुच्छेद 40 के तहत राजस्थान में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, और 243 में यह सरसा की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए 243 में व्यवस्था बोल दिया, ये सरसा की गई थी अनुच्छेद 243 के तहत, और अनुच्छेद 40 के तहत राजस्थान में लागू हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था तब, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी तब। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इतने कंटेंट बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ऐसा लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी कृत मजदूर को रोजगार प्रदान करता है। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन था, मैंने वहाँ पर बताया था महात्मा गांधी द्वारा 100 दिन के लिए दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश में औषधि पौधा मिशन का कार्य नहीं करता, ये कौन है? औषधि पौधों की उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री के लिए है, बिक्री। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है, ये जनजातियों के मुख्य सुधार या जनजातियों के मुख्य धारा लाने में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2017-18 में डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास की स्थापना हेतु 3 वर्षों के लिए कोष से की निधि को प्रस्तावित किया गया था, ये 8000 करोड़ उत्तर। तो इतना। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जहां किसानों को सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन से एक कृषि और नीति का बढ़ावा दिया गया? यह गुजरात में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। और गुजरात की राजधानी क्या है? श्रीनगर। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्रीय योजना संपदा है? ये योजना संपदा है। अगला देख लेते हैं। ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त है? यह कार्बन कॉपी करने के लिए। अगला देख लेते हैं। ये वाला वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने बता दिया, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। ये रहा, वर्ल्ड वाइड वेब ये डब्ल्यू का नाम है, और इसका आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने यह, क्या मैं गलत बता रहा हूँ? मुझे लगता है टिम बर्नर्स-ली ने कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने आविष्कार किया था। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। फायरवॉल क्या है? यह एक वह सिस्टम है जो निजी नेटवर्क तक अनधिकृत करता है। वह सिस्टम जो निजी नेटवर्क तक अनधिकृत एक्सेस से रोकता है। फायरवॉल क्या है? यह एक सिस्टम को रोकने के लिए होता है। दोस्तों, मैं भी पढ़ के कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम हैंग क्या है? यह सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए उत्तरदायी है। इनपुट क्या है? इनपुट एक बाहर से संदेश देते हैं, जैसे कि माउस ये एक इनपुट हो गया, क्योंकि यह बाहर से कुछ भी संदेश देता है। बाहर से क्लिक करते हैं तो अंदर कुछ कार्य करता है, ये बाहर से हो गया। और कीबोर्ड भी हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। और कंप्यूटर एक क्या है? ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो
इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला डिवाइस है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने या हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+B के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग, ये अभी पढ़ लिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। MS वर्ड 2007 में कंपेयर विकल्प का क्या उद्देश्य है? यह दो वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है। 2007 में यह एक विंडोज़ है, मतलब कितने विंडोज़ की फाइल है? विंडोज़ की फाइल है, कोई 7 की होती है, कोई 10 की होती है, जो भी है हमें पढ़ना ज़रूरी है। अगला देख लेते हैं। एक ब्राउज़र विंडो में निम्न में से क्या उपस्थित है? होम बटन। एक ब्राउज़र विंडो में होम बटन उपस्थित होता है। अगला देख लेते हैं। इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्राय सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करता है? ये मॉनिटर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। NIC का पूर्ण नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस वर्ड। ठीक, इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का पूर्ण नाम है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थिर होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थिर होती है। और स्थित कौन होती है? मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM यह अस्थित है, तो स्थित कौन सी है? ये वाली ROM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉरी दोस्तों, मुझे यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रही। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है, तो इसका नाम क्या है? मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। MP पुलिस और MP पटवारी और MP जेल प्रहरी के लिए जीके लाता रहूँगा। उसमें कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बने रहिए इस चैनल से, आपका भला हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मैं इतने क्वेश्चन जीके के दूंगा कि आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे और एग्ज़ाम तो वैसे ही निकाल लोगे। ठीक है, कम से कम 2, 3 या 4, 5 हज़ार जो सिलेक्टेड है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वही मैं दूंगा, आपको विश्वास हो जाएगा। अभी तो आप विश्वास नहीं करोगे, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, विश्वास करना पड़ेगा तभी एग्ज़ाम निकलेगी। अगर विश्वास नहीं करोगे किसी पर और खुद पर तो एग्ज़ाम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। MS वर्ड 2007 में किस क्यूज में श्रिंक 1 पेज फीचर उपलब्ध होता है? प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल खोजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट का, स्टार टेक्स्ट का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। STP की अधिकतम डाटा क्षमता क्या है? ये 100 MB पर सेकंड। ठीक है, इसका आंसर ये है 100 MB पर सेकंड। अगला देख लेते हैं। निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है? MS ऑफिस। अगला देख लेते हैं। यूज़र उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर में मध्यस्थ के रूप में कार्य कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अंदर ही अंदर कार्य करता रहता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। MS एक्सेल 2007 में Ctrl+F6 का क्या कार्य होता है? यह अगली वर्कबुक पर पहुंचाता है। जैसे कि हम ये Ctrl+F6 को दबाते हैं कुंजी, तो अगली वर्कबुक पर हम चले जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यह भी देख लिया। अगला, एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को हटाता और इसे क्लिक बोर्ड पर रखता है। कट और कॉपी पेस्ट जो भी है ये कार्य करते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये। अब पूरा देखिए। कैप्चा क्या है? यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूज़र मानव है या नहीं। हम कैप्चा कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं? जैसे कि हम खुद ID बनाते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी भी, या गूगल के लिए हम ID बनाते हैं तो वहाँ पर कैप्चा का प्रयोग करते हैं। और अकाउंट, जहाँ पर हम अकाउंट का प्रयोग करते हैं वहाँ पर भी कैप्चा का प्रयोग करते हैं। तो वही सिस्टम है ये कैप्चा। क्या है ये? मतलब खुद है, जो अपन उपयोग कर रहे हैं वो मानव है या किसी और मानव का है, मतलब किसी और इंसान का है ये।
ठीक है दोस्तों, वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा और आप पढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर विश्वास हम किसी पर नहीं करेंगे तो खुद भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे और खुद पर भी विश्वास नहीं होगा, इसलिए विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं दोस्तों ने मैसेज किया था कि मतलब कमेंट किया था, आप भैया आप ऑनलाइन पढ़ाइए। दोस्तों, मैं ऑनलाइन में नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है। मेरे पास ना सब्सक्राइब के बराबर है, कोई सब्सक्राइब नहीं है मेरे पास। आप हेल्प कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, वहाँ से भी सब्सक्राइब मिल सकते हैं। पर मैं अभी ऑनलाइन नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप हेल्प करो। और मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि लैपटॉप है कि कोई बड़ा घर है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ और आवाज़ रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं मोबाइल के एयरफोन से। ठीक है, मदद करिए जितनी हो सके उतना, हेल्प ज़रूर करें, आपका भी भगवान भला करेंगे। ठीक है, और मैं भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा और लाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही मैं लाऊंगा, फालतू में नहीं लाऊंगा। आपको विश्वास ज़रूर हो जाएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा और जीके क्वेश्चन में लाऊंगा तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।